साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जूनियर टेट परीक्षा का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन के, जो कि 60 क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? हमारे ऑप्शन हैं जहांगीर, बाबर, हुमायूं या फिर अकबर। तो देखिए हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आराम बाग का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था। और ये करवाया था हमारा, याद रखिएगा, 1528 ईस्वी में। कहाँ पर है ये? आगरा में। तो आगरा में आराम बाग का निर्माण 1528 में मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था। और बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में बाबर के शव को अफगानिस्तान यानी कि काबुल में दफनाया गया था। तो साइट के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं और इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का रिवीजन करना ज़रूरी होता है कि जहाँ से ये क्वेश्चन आया है उसके अगल बगल साइट के जो भी क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, आराम बाग बाबर ने इसको बनवाया आगरा में 1528 में, और मृत्यु के बाद उसका शव यहाँ दफनाया गया, लेकिन बाद में उसके शव को ले जाकर अफगानिस्तान के काबुल में दफना दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हमारे ऑप्शन हैं जी.के. गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर गांधी जी। तो देखिए 1916 में जो भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। और याद रखेंगे, ये होम रूल जो आंदोलन था वो एक आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित था और ये भारत में 1916 से लेकर 1918 के बीच के लगभग 2 साल में ये चला था। और 1921 के बाद ऑल इंडिया होम रूल आंदोलन ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया था। ये भी हमें याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? हमारे ऑप्शन हैं जलहड़, बिल्हड़, कल्हड़ या फिर कालिदास। तो देखिए हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कल्हड़। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कल्हड़। तो 12वीं शताब्दी का जो कश्मीर का लेखक था कल्हड़, उसकी पुस्तक थी राजतरंगिणी। तो याद रखिएगा, ये कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो राजतरंगिणी किसकी पुस्तक थी? कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक थी। इस पुस्तक में संपूर्ण कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। संस्कृत में लिखी हुई ये पुस्तक उस समय की बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इस पुस्तक में उस समय के कश्मीर के जितने भी वंश थे, लोहार वंश था, कारकोट वंश था, इन सब के बारे में, यानी कि कश्मीर का इतिहास जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो कल्हड़ की राजतरंगिणी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? हमारे ऑप्शन हैं सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर इल्तुतमिश। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो खिलजी वंश हमारा जो था वो 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा था। ये टाइम पीरियड भी इसका हम याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। संस्थाएं हैं और उनके संस्थापक हैं। तो एक तरफ संस्थापक दिए हैं, एक तरफ संस्थाएं दी हुई हैं। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती आर्य समाज या एम.जी. रानाडे प्रार्थना समाज।
तो देखिए इसका जो हमारा आंसर है, वो जो हमारी ये संस्थाएं हैं वो सब की सब सही मिली हुई हैं। तो इनको आप एक तरह से क्वेश्चन समझ के ना याद कर लीजिएगा कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, राजा राममोहन राय ने। और इसका टाइम पीरियड भी आप याद रखिएगा 1828 में। तो 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन के लिए। इसके बाद हमारा आए रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने, और ये स्थापना हुई थी 1897 में। कब स्थापना हुई थी, 1897 में। इसके बाद आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके टाइम पीरियड हैं। और इसके बाद M.G. रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। कब की थी, 1867 में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी कामा, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता वाडेकर। तो इसका जो हमारा आंसर है वो बैठता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। इनका जन्म बम्बई में सितंबर 1861 को एक पारसी परिवार में हुआ था। इन्होंने पेरिस में पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी कि इन्होंने कौन सी सोसाइटी की स्थापना की थी, पेरिस इंडियन सोसाइटी। पेरिस इंडियन सोसाइटी की इन्होंने क्या करी थी, स्थापना करी थी। और कहाँ पर, पेरिस में ही। तो पेरिस में इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1907 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनका ये वर्क है कि 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता का झंडा इन्होंने फहराया था। और क्वेश्चन बहुत आता है ये झंडा फहराने वाला कि सबसे पहले जो झंडा फहराया था जर्मनी के स्टुटगार्ट में और कब, 1907 में, वो मैडम भीकाजी कामा ने ही फहराया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। हमारे ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर बिंदुसार। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने गिरनार के उपशासक पुष्यगुप्त वैश्य से करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण, और बाद में सम्राट अशोक ने उसका पुनरुद्धार भी कराया था। सुदर्शन झील बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। हमारे ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, नरवर्धन या फिर आदित्यवर्धन। तो देखिए हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरवर्धन। क्या है आंसर, नरवर्धन। ये जो पुष्यवंती राजवंश की वंशावली थी इसके शासक नरवर्धन से प्रारंभ होती है। सोनीपत और नालंदा से प्राप्त अभिलेख से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो प्रभाकर वर्धन था। तो ये भी याद रखिएगा कि जो पुष्यभूति राजवंश का वास्तविक संस्थापक था वो प्रभाकर वर्धन था। उसने परम भट्टारक और महाराजा अधिकार की उपाधि धारण की थी। और हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को हूण केसरी भी कहा गया था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रभाकर वर्धन, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। हमारे ऑप्शन है जोड़वे संस्कृति, कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति या फिर मालवा संस्कृति। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कायथा संस्कृति। तो इन ग्रामीण संस्कृतियों में जो कायथा संस्कृति है वो सबसे प्राचीन ग्रामीण संस्कृति है। इसका टाइम पीरियड लगभग 2450 से
2000 BC यानी कि ईसा पूर्व का माना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्य समाज की स्थापना से पहले उत्तर भारत विभक्त था। हमारे ऑप्शन हैं 2 शासन तंत्रों में, 20 राजतंत्र शासन में, 10 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद और गणराज्यों में। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मौर्य समाज की स्थापना से पहले जो पूरा समस्त उत्तर भारत था वो 16 महाजनपद और गणराज्यों में विभक्त था। और उन 16 महाजनपदों की जो जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी वर्णित है। अंगुत्तर निकाय। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अंगुत्तर जो निकाय है वो कौन सा वाला हमारा किसका ग्रंथ है। तो किसका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। तो मौर्य समाज की स्थापना से पहले उत्तर भारत 16 महाजनपद में विभक्त था, जिसका वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित है। और ये 16 जनपदों के नाम भी आप हो सके तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अंग, मगध, काशी, वत्स, अस्मक, कंबोज, कुरु, मत्स्य, मल्ल, सूरसेन, पांचाल, चेदी, गांधार, बज्जी, कौशल और अवंती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालूका स्तूपों यानी कि सैंड ड्यून्स के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। हमारे ऑप्शन है पवन, भूमिगत जल, हिम नदी या फिर नदी। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पवन। तो जो बालूका स्तूप है उसके निर्माण के लिए पवन उत्तरदायी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हमारे ऑप्शन है तापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल। तो देखिए सबसे जो निचली परत वायुमंडल की है वो होती है हमारी क्षोभमंडल। कौन सी है? क्षोभमंडल सबसे निचली परत होती है। इसकी ध्रुव पर 8 किलोमीटर ऊंचाई पे है। ये विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर है। और जितनी भी वायुमंडल की घटनाएं होती हैं जैसे बादल, आंधी, वर्षा, सब मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। मैं वायुमंडल की इन सभी परतों के बारे में विस्तार से अपनी पिछली वीडियो में जो पर्यावरण की थी उसमें बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं सुनी है तो उसे ज़रूर सुन लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है। हमारे ऑप्शन है गोदावरी, यमुना, गंगा या फिर सतलज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सतलज नदी पूर्ववर्ती नदी है। ये पूर्ववर्ती नदी वो नदी है जिसका प्रवाह अंतर्निहित पर्वत शिलाकृति में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल प्रवाह को बनाए रखती है। कई हिमालय नदियां पूर्ववर्ती उत्पत्ति के अन्य उदाहरण हैं। सतलुज के अलावा सिंधु, ब्रह्मपुत्र और कोसी आदि नदियां भी पूर्ववर्ती नदियां हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है पपड़ी या क्रस्ट, क्षोभमंडल, जलमंडल या फिर स्थल मंडल। तो देखिए पृथ्वी की जो सबसे बाहरी ठोस परत होती है वो होती है हमारी पपड़ी या फिर उसे क्रस्ट हम कहते हैं, जो स्थल मंडल का ही प्रमुख भाग होती है। और ये भी आगे 2 भागों में बढ़ जाती है, महाद्वीपीय पपड़ी यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। इसके नीचे मेंटल होता है और फिर सबसे अंदर हमारी कोर होती है। तो पपड़ी ही वो परत है यानी कि क्रस्ट ही वो परत है जिस पर हम लोग रहते हैं। यहीं पे पर्वत, मैदान, सागर, मिट्टी, चट्टानें और सभी जैविक गतिविधियां इसी वाली परत में पाई जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। हमारे ऑप्शन है क्यूरोशियो धारा, लेब्राडोर धारा, कनारी धारा या फिर क्यूराइल धारा। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्यूरोशियो धारा गर्म जल धारा है। तो जो जलधारा निम्न अक्षांशों में उच्च कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहती हैं उन जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। और यहाँ पर है ये क्यूरोशियो धारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। हमारे ऑप्शन है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या फिर वायु परिवहन। तो देखिए याद रखिएगा सबसे सस्ता जो हमारा परिवहन का साधन है वो है हमारा जल परिवहन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? हमारे ऑप्शन है मणिकंटक से, महाबलेश्वर से, नासिक से या फिर बैतूल से। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। और नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। इसे बृहद गंगा भी कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार सीधे सीधे पूछता है कि बृहद गंगा किसे कहते हैं, तो ये है दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये, और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है जाके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वेज नहर जोड़ती है, हमारे ऑप्शन है भूमध्य सागर लाल सागर, लाल सागर अरब सागर, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर या फिर भूमध्य सागर अरब सागर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। और इसका निर्माण शुरू हुआ था 1858 में। फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनैंड की देखरेख में इसका निर्माण शुरू हुआ था। ये नहर 168 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी है। इस नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का रास्ता, सीधा मार्ग जो था वो खुल गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? हमारे ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। तो देखिए हमारा इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी दी हुई मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन ये सब हरित गृह गैसें हैं। मैं इन हरित गृह गैसों के बारे में कई बार अपनी पर्यावरण सीरीज में बता चुकी हूँ। तो क्योंकि ये सामाजिक अध्ययन का जो पोर्शन है, इसमें हर सेक्टर से क्वेश्चन आना है, वो पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, यहाँ तक कि होम साइंस, कृषि से भी इसमें क्वेश्चंस हैं। तो पर्यावरण वीडियो भी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती हैं, जो मैंने प्राइमरी वाले टेट के लिए बनाई हुई हैं, उन्हें भी आप एक बार ज़रूर सुन लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं जैविक खाद, मृदा अपरदन रोकना, कीटनाशक रसायन या फिर फसल चक्र। तो देखिए इसमें जो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है पूछा है, तो वो है हमारा कीटनाशक रसायन। कीटनाशक रसायन का प्रयोग मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। बाकी सब मृदा संरक्षण की विधियां हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरहर की संकर किस्म कौन सी है? हमारे ऑप्शन है ICPH8, UPS 120, ICPL 87 या फिर बहार। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ICPH8 अरहर की संकर किस्म है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। और सोयाबीन दलहन और तिलहन दोनों की फसल मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और तेल दोनों की मात्रा होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसके मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है किचन गार्डनिंग, फ्लोटिंग गार्डनिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग या फिर ट्रक गार्डनिंग। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेजिटेबल फोर्सिंग इसे हम कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य कितना होता है? हमारे ऑप्शन है 2.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर 2.66 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या फिर 2.56 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। मृदा के कणों का घनत्व का जो औसत है वो 2.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो देखिए होम साइंस का क्वेश्चन भी इसमें आ चुका है। शटल में धागा अटक जाने पर, प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर, बेल्ट बहुत ढीली होने पर, तेल की कमी या फिर सफाई ना होने पर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
तेल की कमी या सफाई ना होने पर सिलाई मशीन भारी चलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हमारे ऑप्शन है ओस्टियोमलेसिया, एनीमिया, ओस्टियोपोरोसिस या फिर रिकेट्स। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओस्टियोपोरोसिस। ये कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में रोग हो जाता है। इसमें कंकाल कमजोर हो जाता है, जोड़ों में दर्द और साथ साथ सूजन भी आ जाती है और इससे हड्डी टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? हमारे ऑप्शन है लिपोप्रोटीन, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या फिर हीम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? हमारे ऑप्शन है हर्बर्ट, डोल्टन, मॉन्टेसरी या फिर फ्रोबोल। तो हमारा आंसर है हॉवर्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है फ्रेडरिक हॉवर्ट। ये जर्मन शिक्षा शास्त्री थे और इन्होंने एक सुव्यवस्थित पाठ योजना का विकास किया था जिससे हार्वर्टियन पाठ योजना भी कहा जाता है। इसके 5 प्रमुख चरण हैं। इनकी जो शिक्षण पद्धति है उसके 5 प्रमुख चरण हैं: तैयारी, प्रस्तुति, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। इनका हार्वर्ड का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक विकास और चरित्र निर्माण है, इसलिए उन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक और तार्किक अनुक्रम में प्रस्तुत करने की वकालत की थी। और आज भी यूरोप और भारत में प्रशिक्षण संस्थानों में हार्वर्टियन पद्धति को एक प्रभावशाली शिक्षण तकनीक के रूप में पढ़ाया जाता है और प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। योजना विधि आधारित है। हमारे ऑप्शन है करके सीखने पर, देखने पर, सुनने पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करके सीखने पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? हमारे ऑप्शन है 15, 14, 12 या फिर 16। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 मात्राएं। पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होते हैं। इस ताल को यानी कि पंचम सवारी ताल को कथक नृत्य के साथ बजाया जाता है। ये भी याद रखेंगे, कौन से नृत्य के साथ बजाया जाता है? कथक नृत्य के साथ बजाया जाता है और इसका प्रयोग तबला वादक स्वतंत्र वादन में भी करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? हमारे ऑप्शन है अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका योगदान अविस्मरणीय रहा है। तो इसको याद रखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने वंदे मातरम के बारे में काफ़ी जानकारी दी है, उसे एक बार ज़रूर सुन लें क्योंकि वंदे मातरम को अभी अभी बहुत अनिवार्य किया गया है कि ये स्कूलों में गायना अब ज़रूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राग भैरव का गायन समय क्या है? हमारे ऑप्शन है रात्रि, सायंकाल, दोपहर या फिर प्रातःकाल। तो देखिए इसका जो गाने का समय है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रातःकाल। परंतु वर्तमान में इसको गाकर महफिल समाप्त करने की परंपरा भी चल गई है, लेकिन इसका जो समय है वो प्रातःकाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है। हमारे ऑप्शन है 20:1, 15:1, 10:1 या फिर 5:1। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10:1। सामान्य मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो 10:1 है। यानी कि इसका मतलब है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की हर एक इकाई के लिए कार्बन की कितनी इकाइयाँ होती हैं? 10। नाइट्रोजन की 1 और कार्बन की 10। ये अनुपात मिट्टी के स्वास्थ्य और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विशिष्ट मृदा में वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं। हमारे ऑप्शन है मृदा समूह, मृदा कणाकार, मृदा संरचना या फिर मृदा समुच्चयता। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मृदा कणाकार। मृदा में विभिन्न जो मृदा कण होते हैं
उनके आपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। हमारे ऑप्शन है एवरग्रीन, ऑल्टियस, सीटियस, फोर्टियस, फॉर एवर हायर या फिर एवर ऑनवर्ड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आल्टियस, सीटियस और फोर्टियस। आदर्श वाक्य हमारे ओलंपिक खेलों का है ऑल्टियस, सीटियस, फोर्टियस। इसका अभिप्राय होता है ऑल्टियस का मतलब है तीव्रता, सीटियस का मतलब है उच्चतर और फोर्टियस का मतलब है मजबूती। इस आदर्श वाक्य को ओलंपिक समिति द्वारा 1924 में अपनाया गया था, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है। हमारे ऑप्शन है दारा सिंह, पुलेला गोपीचंद, प्रदीप खालको या फिर विशेष भृगुवंशी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलेला गोपीचंद। ये भारतीय बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में उन्होंने अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए इनकी भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 1999 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। हमारे ऑप्शन है 10, 8, 5 या फिर 4। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन 5 प्रकार के होते हैं। मनोरंजन क्या होते हैं? ऐसी क्रिया जिससे सम्मिलित होने वाले को आनंद आता है। मनोरंजन अकेला व्यक्ति भी कर सकता है और कुछ लोगों को कुछ करते हुए देखने से भी प्राप्त हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। हमारे ऑप्शन है चक्रासन, ताड़ासन, वज्रासन या फिर सुखासन। तो देखिए घुटनों के लिए जो एक्सरसाइज हमारी बढ़िया रहती है वो होती है वज्रासन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया। हमारे ऑप्शन है मणिपुर, असम, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिपुर। प्रथम राष्ट्रीय जो खेल विश्वविद्यालय है वो मणिपुर राज्य में शुरू किया गया। भारत का ये विश्वविद्यालय मुख्यतः खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका शिलान्यास 16 मार्च 2018 को किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। हमारे ऑप्शन हैं स्थायी निकायों को, राज्य और केंद्र को या फिर राज्य को। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्र को। भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को प्रदान की गई हैं। भारत संविधान में शक्तियों का उल्लेख किया गया है संघ, राज्य और समवर्ती सूची में। 3 तरह की सूचियां हैं, तो जिनका कहीं भी वर्णन नहीं है इन तीनों सूचियों में उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। और ये जो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है वो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो वो कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों पे जो नियम बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे। फ्रांस, जर्मनी या फिर इंग्लैंड। तो देखिए ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था, तो इसलिए इसके ऑप्शन उस समय में जो बैठा था वो बैठा था हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस साल के लिए, करंट के क्वेश्चंस में ये आता है। तो इस साल 15 से लेकर 17 जून कनाडा में 2025 में ये G7 का सम्मेलन हुआ था। तो 2025 का जो G7 था वो कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे कि 2025 का G7 कनाडा में हुआ था। 51वां था ये। अध्यक्ष इसमें कनाडा के PM थे और भारत को इसमें एक आउटरीच देशों के रूप में यानी कि विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2026 में जो होने वाला G7 है वो भी फ्रांस में ही होने वाला है। तो ये भी याद रखिए कि आगामी G7 जो लगभग जून में होगा वो इसमें फ्रांस में ही होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। हमारे ऑप्शन हैं 34, 33, 31 या फिर 30। तो हमारा आंसर है
ऑप्शन नंबर ए यानी कि 34। हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 यानी कि 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है, दिल्ली में स्थित है और इसका जो वर्णन है वो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 124 में किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 124 में किसका वर्णन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि न्यायाधीशों की जो सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? हमारे ऑप्शन है दिसंबर 2015, नवंबर 2015, दिसंबर 2014 या फिर नवंबर 2014। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नवंबर 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन हो गया था। लुक ईस्ट जो पॉलिसी थी उसको भारत सरकार ने 1992 में अपनाया था। ये मूल रूप से एक आर्थिक पहल है। इसमें संवाद और सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की जाती है। भारत ने इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए अपने संबंधों को उन्नत इसके अंतर्गत किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। हमारे ऑप्शन है 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। तो देखिए हमारा जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 9वीं अनुसूची। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 का संबंध भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से है। इस अधिनियम द्वारा जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन किया गया था। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी और ये 9वीं अनुसूची उसी समय संविधान में जोड़ी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। हमारे ऑप्शन है विटामिन और खनिज लवण, प्रोटीन, वसा या फिर कार्बोज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन और खनिज लवण संतुलित आहार में हैं। सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहे जाते हैं। ये व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करके उसकी जठर अग्नि के कार्य को नियमित करते हैं। मनुष्य के उपापचय तंत्र को मजबूत करके विभिन्न बीमारियों से मनुष्यों की रक्षा करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? हमारे ऑप्शन है सेकना, तलना, भूनना या फिर उबालना। तो देखिए जो हमारा आंसर है और भोजन पकाने की जो सर्वोत्तम विधि है वो है हमारी उबालना। जो उबालना है वो हमारी सबसे पकाने की सर्वोत्तम विधि है। उसमें हमारे पोषक तत्व बचे रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? हमारे ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, वसा के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में या फिर प्रोटीन के पाचन में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन के पाचन में। ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में, ये भी याद रखिए कहाँ पाया जाता है ये? तो ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में पाए जाने वाला एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पचने में सहायक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है बैसिलस टाइफूस, विब्रियो कॉलेरी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका या फिर बैरियोला वायरस। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैरियोला वायरस। याद रखेंगे चेचक के विषाणु का नाम है बैरियोला वायरस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैफर विधि का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शन है सामान्य मूर्छा आने पर, हड्डी टूटने पर, पसली की हड्डी टूटने पर या फिर रोगी के पानी में डूबने पर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोगी के पानी में डूबने पर सैफर विधि का प्रयोग किया जाता है। सैफर विधि क्या मतलब है? सैफर विधि का ये कृत्रिम सांस देने की विधि है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को पेट के बल लेटाकर उसकी कमर पर दबाव डाला जाता है जिससे उसके फेफड़े सक्रिय अवस्था में आने का प्रयास किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? हमारे ऑप्शन है
डॉक्टर B.N. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, K.M. मुंशी या फिर डॉक्टर सुब्बा राव। तो देखिए जो हमारे संविधान सभा के सलाहकार थे वो हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर B.N. राव। डॉक्टर B.N. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये डॉक्टर B.N. राव एक भारतीय सिविल सेवक, न्यायविद, राजनयिक और राजनेता थे जिन्हें भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि वर्ष 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? हमारे ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, रोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। और ये भी याद रखिएगा इस समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? हमारे ऑप्शन है 1979, 1976, 1970 या फिर 1978। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976 में संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ध्यान रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। इन्हें पूर्व सोवियत गणराज्य था उसके सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत हैं। और जिस टाइम जोड़े गए थे उस टाइम 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, इस समय 11 मूल कर्तव्य हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1987, 1959, 1968 या फिर 1972। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1959। ये ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम जो पंचायती राज का जो गठन हुआ था वो स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में, ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था। कई बार ये आता है क्वेश्चन कि कहाँ सबसे पहले पंचायती राज का गठन हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिले में। और किसने किया था वहाँ पे उद्घाटन? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और संविधान जो संशोधन इसके लिए हुआ था वो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जबकि ये किस वर्ष हो चुका था राजस्थान में? 1959 में हो चुका था। लेकिन जो संविधान में व्यवस्था इसके लिए की गई थी पंचायती राज के लिए वो 73वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 में हुआ था। और हमारे जो आर्टिकल नंबर 243 संविधान के भाग 9 में ये आता है। तो सारी ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी बताई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? हमारे ऑप्शन हैं जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर उपरोक्त सभी। तो ये अभी मैं बता चुकी हूँ। हमारा जो ये पूरा जो ग्राम पंचायत का जो पूरा मामला था पंचायत राज का वो 73वें संविधान संशोधन में 1992 द्वारा सम्मिलित हुआ था संविधान में। और इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे यहाँ की गई थी, त्रिस्तरीय व्यवस्था इसमें की गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और ये लागू कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, याद रखेंगे कि 92 था और लागू हुआ था 1993 में। और इसके अंतर्गत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत तीनों स्तर थे इसके। इसलिए इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी बैठता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेघालय का पठार विस्तार है। मेघालय का पठार विस्तार है हमारा, मेघालय का पठार विस्तार है। हमारे ऑप्शन हैं प्रायद्वीपीय पठार का, तिब्बत का पठार, हिमालय का पठार या फिर अरावली का पठार। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रायद्वीपीय पठार का। क्या आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं?
हमारे ऑप्शन है बादल युक्त आकाश, शांत और स्थिर वायु, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन या फिर तेज हवाएं। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शांत और स्थिर वायु। ताप व्युत्क्रमण के लिए जो आदर्श परिस्थितियां हैं वो हैं शांत और स्थिर वायु। इसके अतिरिक्त साफ आकाश, लंबी रातों का होना भी ताप व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक है। शांत और स्थिर वायु से निचले स्तर पर कोई ऊर्ध्वाधर मिश्रण नहीं होता, जिसकी वजह से ताप व्युत्क्रमण के लिए एक आदर्श परिस्थितियों का निर्माण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1980, 1988, 1986 या फिर 1990। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1980। हमारा 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? हमारे ऑप्शन है मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो हमारा ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है। तो देखिए पर्यावरण के भी कई क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, उसके लिए आप मेरी पर्यावरण जो सीरीज है वो देखना ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके, क्योंकि मैं देख रही हूँ लगभग 6-7 क्वेश्चन ये 2020 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ चुके हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? हमारे ऑप्शन हैं कछुआ, डॉल्फिन गैंगटिका, मगर या फिर घड़ियाल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिक गैंगटिका। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसे गंगा डॉल्फिन या डॉल्फिक गंगटिका है, और ये केवल मीठे पानी में ही रह सकने वाली डॉल्फिन की एक प्रजाति है। वर्तमान में ये विलुप्त होने के कगार पर है, इसी कारण सरकार ने इसे राष्ट्रीय जल जीव घोषित कर दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? हमारे ऑप्शन है वर्गाकार, समोच्च, एकांतर या फिर षटभुजाकार। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समोच्च या फिर कंटूर। अब देखिए ये क्वेश्चंस मैंने 2020 की वीडियो बनाई थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी पेपर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं प्रैक्टिस करने। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो सुनने के लिए। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।